नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के हिंदी के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है? पहला ऑप्शन है सापेक्षण संबंधी, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति संबंधी, तीसरा ऑप्शन है ग्राह्यता संबंधी और चौथा ऑप्शन है उच्चारण संबंधी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति संबंधी। कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे? पहला ऑप्शन है संकेत देने वाले, दूसरा ऑप्शन है संकेत समझने वाले, तीसरा ऑप्शन है विरोध करने वाले और चौथा ऑप्शन है सहमति देने वाले। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संकेत समझने वाले। कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को संकेत समझने वाली श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है यांत्रिक त्रुटियों को पेंसिल या पेन के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए और तीसरा है लेखन प्रक्रिया में उत्पादित सभी सामग्रियों में विद्यार्थी की भागीदारी होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु यांत्रिक वर्तनी तथा प्रयोग के लिए ध्यानपूर्वक पठन होना चाहिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है संज्ञानात्मकवादी और तीसरा है सहजतावादी, चौथा है रचनावादी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सहजतावादी। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। सहजतावादी सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना, दूसरा है भाषण की सीमितता का होना, तीसरा है नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, चौथा ऑप्शन है सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना। स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना या भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है। भाषाई अभिव्यक्ति के विकार होते हैं भाषण की सीमितता में का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 भाषाई घटक तथा सूची 2 भाषाई घटकों की व्याख्या का सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इसका मिलान इस प्रकार करेंगे दोस्तों, ध्वनि विज्ञान ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करता है। अर्थ विज्ञान संप्रत्ययों के प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित करता है और
वाक्य विन्यास वाक्यों के बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बताता है। और शब्द संरचना व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग संख्या, काल, केस, व्यक्ति, लिंग, सक्रिय या निष्क्रिय आवाज और अन्य अर्थों को दर्शाने में किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 से 2.5 के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब इसे डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, कहा जाता है। पहला ऑप्शन है टेलीग्राफिक भाषा, दूसरा है व्याकरणिक रूप, तीसरा है ओवर रेगुलराइज और चौथा है वार्तालाप। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, टेलीग्राफिक भाषा। 1.5 से 2.5 के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब इसे टेलीग्राफिक भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। पहला ऑप्शन है रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, दूसरा है घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, तीसरा है सामाजिक संपर्क बनाने और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, चौथा है सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है और विकल्प 1, 2 और 3 भाषा के विकास को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहला ऑप्शन है संज्ञानवादी, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है रचनावादी और चौथा है अंतःक्रियावादी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, व्यवहारवादी। भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत व्यवहारवादी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है। पहला ऑप्शन है प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, दूसरा है सभी ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना चाहिए, तीसरा है सूचना को पता लगाने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना चाहिए और चौथा ऑप्शन है पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। एक गहन पठन की विशेषता प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य भाषा कौशल है। पहला ऑप्शन है नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, दूसरा ऑप्शन है बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने तथा अभिव्यक्त करने की योग्यता और तीसरा ऑप्शन है बोलचाल की भाषा को सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता और चौथा ऑप्शन है द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अवबोधात्मकता के लिए सहारा देना में क्या सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है चेष्टाएं करना तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना, दूसरा ऑप्शन है घर की भाषा के सारांश, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा चित्र शब्दकोश का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है संकेतों का प्रयोग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा चेष्टाएं करना तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना।
कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अवबोधात्मकता के लिए सहारा देना में चेष्टाएं करना तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है? पहला ऑप्शन है, घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह उनके अधिकारों का हनन है। तीसरा ऑप्शन है, विद्यालय में घर की भाषा के प्रयोग का निषेध करना असंवैधानिक है। और चौथा ऑप्शन है, इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए इसलिए हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं और कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है, एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। दूसरा ऑप्शन है, एकल भाषा। तीसरा है, कोडों को मिलना। और चौथा ऑप्शन है, एक कोड से दूसरे में स्थानांतरण। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे? पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर 4 भाषाएं पढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तथा बाद में अंग्रेजी में पढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।